नमस्ते। आज मेरे साथ बहुत दिनों बाद प्रदीप चौहान साहब हैं। हम लोग बहुत साल पहले एक वन ऑन वन करते थे, लेकिन इधर ये भी व्यस्त हो गए, हम सब लोग व्यस्त हो गए हैं। ये जैसे लगता है ना कि यूट्यूब पे कोई चैनल चलाना थोड़ा समय लगता है इसमें। प्रदीप भाई, एक चीज जरा आपसे आपसे दो चीजें ग्राउंड रियलिटी समझना चाह रहे थे। अब बिल्कुल सिर पे आ गया है चुनाव। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव अहम है। हिमाचल का चुनाव अब आ रहा है, पंजाब का उससे पहले आ रहा है। लेकिन पंजाब से पहले मैं थोड़ा हिमाचल की आपसे बात कर लूं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि पिछली बार वहां बहुत कांटे का रहता है, कांग्रेस और बीजेपी में जी 19-20 19-20 19-20 रहता है। तो क्या सुक्खू साहब कुछ उस पर कंसोलिडेट कर पाए हैं, या एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हो गई है? कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई भी खूब होती है, मतलब वो तो जी कैसे वो अभी 5 साल सरकार चल गई, ये भी अपने में एक आश्चर्य है। क्योंकि मैं जरा इस पे समझना चाह रहा हूँ, आज की तारीख में हिमाचल में पॉलिटिकल स्थिति बीजेपी और कांग्रेस की किस तरह से है, प्रदीप भाई? जी जी आनंद भाई, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये एक इत्तेफाक कह लीजिए या कुछ भी कहिए कि फरवरी के आसपास 2027 में अगले साल पंजाब के इलेक्शन होंगे और नवंबर दिसंबर में हिमाचल के होंगे। एक ही हिमाचल। साल में दोनों के होंगे। और दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे पहले, फिर अलग हुए, और दोनों की राजनीति और दोनों का एक दूसरे के साथ काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुए हैं ये दोनों राज्य, खास करके जो हिमाचल के मैदानी इलाके हैं। रही बात हिमाचल की, आपने बात की, फर्क ये है कि पंजाब में कांग्रेस जो है वो सत्ता के लिए लड़ रही है और हिमाचल में सत्ता बचाने के लिए लड़ेगी। लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि हिमाचल में ये ट्रेडिशन है पिछले 7-8 चुनाव से, तो कम से कम कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। पिछली बार भी वोट परसेंटेज बहुत छोटा फर्क था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन सीट का डिफरेंस 15 था और 68 में 15 बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इस साल देखिए, इस वक्त स्थिति ये है, अगर मैं आज की डेट में ईमानदारी से जवाब दूं आपको, उसका विश्लेषण बाद में करूं और सीधा अगर एक लाइन में कहूं, तो आज की डेट में जो कांग्रेस की है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, वो कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है। ये बात तय है, क्योंकि बहुत सी चीजों को लेकर लोग उनसे नाराज हैं। एम्प्लॉयज भी नाराज हैं। जो गारंटियां दी गई थी वो गारंटियां पूरी नहीं हुई, जो पूरी भी हुई है तो आधी अधूरी सी हुई हैं। वो 1500 महिलाओं को जो देना था वो भी अभी तक कुछ पार्ट्स में ही शुरू हुआ है। बहुत कुछ कहा था, गोबर खरीदा जाएगा, दूध खरीदा जाएगा, वो सब चीजें जो है वो कंप्लीटली लागू नहीं हुई है। एम्प्लॉयज को खास करके हिमाचल में एक हिमाचल की राजनीति को जो दशा और दिशा देते हैं वो सरकारी कर्मचारी देते हैं। सरकारी कर्मचारी, हर बार जब गेम बदलती है तो सरकारी कर्मचारी बदलते हैं। वो सरकारी कर्मचारी इस वक्त सुक्खू सरकार से नाराज है। अब सुक्खू सरकार के पास भी वजह तो है इसकी, भाई पीछे केंद्र सरकार ने बहुत से उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को है वो रोक रखा है या खत्म कर दिया है। जैसे बहुत सा पैसा है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं आया है। 2 बार प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वो सुक्खू सरकार कह रही है कि पहली बार का भी अभी पूरा नहीं मिला तो दूसरी बार का तो कहा। जबकि उत्तराखंड या कहीं और बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी बाढ़ आती है तो तुरंत उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करके तुरंत पैसा पहुंच जाता है। हिमाचल को नहीं मिला है। तो उस वजह से काफी जो है फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट की टाइट है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एम्प्लॉयज को अगर आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं देते हो टाइम टू टाइम, तो जाहिर सी बात है आपका जितना ही डेडिकेटेड वोटर क्यों ना हो, वो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं कि अगर उसे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो आपसे नाराज होगा ही होगा। दूसरी बात, आपने बिल्कुल बात कही थी कि भाई ये अजब एक वो है कि सरकार चल कैसे गई। वो चली इसीलिए गई कि 6 टूटने के बावजूद जो 15 का मार्जिन था उसने कंफर्टेबल जो है वो पोजीशन पे पहुंचा दिया था। उसके बावजूद राज्य सरकार अपनी होते हुए चारों लोकसभा सीट हार गए। हाँ, विधानसभा चुनाव के 6 में से 4 उपचुनाव जीत गए उसी दौरान। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त भी क्लियरली राज्य सरकार में मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी बहुत से अंदर भी जो भी कांग्रेस में है वो भी नाराज है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का परिवार तो है ही है, वो एक अलग अपना गुट लेके या अलग कहे कि उनकी अलग अपना अपनी अपनी राग बजती रहती है, वो तो रहेंगे रहेंगे। अब आज की डेट में ऐसा लग रहा है आनंद भाई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री के तौर पे जो अभी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अगर उसको समराइज करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंप्रेशन ये जा रहा है पब्लिक को कि वो मान के चल रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट और आखिरी टर्म है, इसके बाद मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा।
इस तरह की बात चल रही है। बीजेपी तो बल्कि मजाक उड़ाती है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी कभी अपनी पुरानी ऑल्टो में आ जाते हैं विधानसभा या हो, तो बीजेपी तो ये कह रही है कि इतने ही विधायक जीतेंगे कांग्रेस के कि एक ऑल्टो में आ सके, बस इससे ज्यादा नहीं जीतेंगे। अब सवाल ये है कि जो कांग्रेस की हालत है उसके लिए सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि सामने बीजेपी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी भी चार धड़ों में बटी हुई है। चार धड़ों में, एक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का, एक जेपी नड्डा का, एक अनुराग ठाकुर का और एक पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। चार अलग अलग धड़े हैं। अब ये धड़े अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे अगर जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनने का चांस होगा तो नड्डा जी उसको सपोर्ट करेंगे पूरा, लेकिन अगर कहीं अनुराग का नाम बीच में आता है तो नड्डा जी जो है वो अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। सेम गोज विद अनुराग ठाकुर की, अगर नड्डा जी कहीं इधर आने की सोच रहे हैं तो अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल का एक अलग से हिसाब किताब खड़ा हो जाएगा। एक शांता कुमार भी है लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन जिस राज्य से वो आते हैं वो राज्य कांगड़ा है, जो दशा और दिशा तय करता है इस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। 15 विधायक वहीं से आते हैं। तो ये है कि कांग्रेस के लिए कंफर्टेबल पोजीशन ये है कि धड़ेबाजी जो है, गुटबाजी जो है आज की डेट में, विजिबल विजिबल गुटबाजी बीजेपी में ज्यादा है बनिस्बत कांग्रेस के। लेकिन हाँ, ये जो एम्प्लॉयज वाला और जो लोगों की नाराजगी वाला मुद्दा है, ये सुक्खू सरकार को भारी पड़ सकता है। आज की डेट में स्थिति ये है जी। मैं एक प्रतिभा एक चीज और इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो भी एक है, एक इस समय हाल के दिनों में एक नई बॉल आई है जिसको दूसरा, हम लोग उस समय से कहते हैं दूसरा, ये जो जेंजी वाला मामला है, इसको कौन कैसे खेलेगा, ये भी एक बड़ा अजीब सा चीज है। क्योंकि जेंजी को किसी धर्म से मतलब नहीं है, जात से मतलब नहीं है, जेंडर से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, शहरी, ये आपको लगता है कि ये भी कुछ फैक्टर, क्योंकि ये बिहार में तो उसने बांकीपुर में दिखा दिया कि वो फैक्टर था, कितना था ये गेज करना मुश्किल है, लेकिन फैक्टर था। ये फैक्टर कुछ वहां पे काम करेगा क्या? आनंद भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हिमाचल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये काम करेगा। आपको मालूम होगा कि हिमाचल वो स्टेट है जिसने अपने आप को पूर्ण साक्षर स्टेट घोषित कर दिया है। तो पूर्ण साक्षर स्टेट में अब आप सोचिए, पढ़े लिखे युवा हैं, वो इन सब मुद्दों पर बहुत क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो चीजों को बांध के नहीं रखते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जहां भी, मतलब यही नहीं, जो भी स्टेट में पढ़ा लिखा है, पढ़ाई का जो साक्षरता दर ज्यादा होगी, वहां आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जैसे दिल्ली में बीजेपी बोलती थी एक जमाने में कि हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े प्रचारक है। कांग्रेस यहाँ हिमाचल में कहती है कि हमें दिल्ली में प्रचार करने की जरूरत नहीं, कंगना रनौत हमारी सबसे बड़ी प्रचारक मोदी जी ने चुन के दिए। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बात बताऊं, यहाँ पर कंगना रनौत जब जब मुंह खोलती है दिल्ली में, परेशान हिमाचल की बीजेपी होती है। हिमाचल की बीजेपी जानती है कि इसका दूरगामी इफेक्ट उनको झेलना पड़ेगा, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके जिला जो है मंडी, वहां से ये सांसद बन के आई हैं। अब कांग्रेस ने भी एक बड़े स्ट्रेटेजिकली यहाँ काम करते हैं। जब भी कंगना रनौत कुछ इस तरह का बयान देती है, तो जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे जो अभी मंत्री है हिमाचल सरकार में, वो उस पर रिएक्ट करते हैं। विक्रमादित्य सिंह बड़े स्टाइल से बड़ी बहन कह के उनको संबोधित करते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह तकरीबन 34 या 35 साल के हैं। और हिमाचल के यूथ में जो जितने भी लीडर हैं अक्रॉस द पार्टी, सबसे ज्यादा यूथ कनेक्ट अगर किसी के साथ है तो विक्रमादित्य का है। उनके साथ सॉलिड टीम उनके पिताजी खड़ी करके गए हैं। तो वो कंगना रनौत के हर तंज पर, बड़े हर बयान पर बढ़िया तंज कसते हैं। तो कंगना रनौत ने जो जेंजी को जो गटर जनरेशन जो कहा, वो उतना ही इफेक्ट, बैड इफेक्ट यहाँ कर गया जितना कि पंजाब में वो जो महिला जो बैठी थी उस पे धरने पे, जो बैठी थी किसान आंदोलन में, उनके लिए जो बयान दिया था, उसी तरह का इफेक्ट यहाँ किया है। और उसी इफेक्ट का जो है वो असर दिखेगा, जरूर दिखेगा, बशर्ते ये है कि कांग्रेस उस मुद्दे को वहां तक ले जाए। अगर कहीं बीच में छोड़ दिया तो अलग बात है, अगर वहां तक लेके जाएगी तो जेंजी अभी आपको बहुत इफेक्टिव दिख रहा है। और अगर कंटिन्यू ये मुद्दा रहेगा तो दिखना भी चाहिए। अभी राहुल गांधी जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, छात्रों का गूंज प्रोग्राम या ये सब कर रहे हैं, हिमाचल में थोड़ा सा वो उसको लेके एक शंका है, क्योंकि हिमाचल की सरकार को 4 साल होने को आए हैं, 4 साल होने वाले हैं। जिस दिन शपथ हुई थी राहुल गांधी उस दिन आए थे। उसके बाद हिमाचल के किसी भी सरकारी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने
आज तक हिस्सा नहीं लिया, ना कांग्रेस का कोई कार्यक्रम यहाँ किया। हालांकि यहाँ आते हैं, अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर आते हैं, रहते हैं, बहुत बार रहते हैं, लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स और स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी फंक्शन में कहीं भी कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, एक बार भी नहीं आए हैं वो, पर 4 साल होने को लगे। हालांकि प्रियंका गांधी आती हैं तो वो बैठक बैठक कर लेती हैं पार्टी के नेताओं के साथ, राहुल गांधी नहीं करते। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये थोड़ा सा मैसेज खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नहीं दे रहा ठीक का, कि भाई लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी नाराज है, इसलिए आए दिन खबरें उड़ती रहती है। अभी की 2-4 दिन पहले खबर उड़ी थी कि भाई जो प्रभारी है रजनी पाटिल, वो दिल्ली में जाके सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ रिपोर्ट दे के आई हैं हाईकमान को, ये कह के आई हैं कि अगर सरकार बचानी है, अगला इलेक्शन जीतना है, तो चेहरा बदलना होगा। यहाँ तक की रिपोर्ट आई। हालांकि रजनी पाटिल ने बाद में उसको खारिज किया कि ये खबर गलत है, लेकिन आपको और मेरे को मालूम है, हम इसी खबरों की दुनिया में रहते हैं, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है कहीं भी, कुछ तो है, चिंगारी कहीं है। तो एक ये हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो मुझे भी ऐसा लगता है, कि अगर नहीं कुछ बनता है तो अगर आखिरी के 6 महीने या 1 साल चेहरा बदल दिया जाए, तो शायद गेम में कुछ बदलाव हो सकता है। जी। जी। आप प्रदीप भाई थोड़ा पंजाब चलते हैं, क्योंकि पंजाब इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है, आम आदमी पार्टी की बहुत इलविल हो गई है। मतलब संभव मैं जिससे भी मिल रहा हूं, उसके लिए वो बाकी सब कुछ कहता है, लेकिन इसका तो तय मानता है कि आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब का चुनाव हारेगी। इसके बारे में जितने लोगों से मैं मिला हूं, कम से कम मैं आपसे भी जरा सुनना चाहता हूँ। दूसरी तरफ वहां बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है। तीसरी तरफ अकाली दल ने आज ही आया है कि भाई अकाली दल और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग मतलब सुखविंदर जी और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो गई है, तो इंडिकेशन इस तरह का है कि शायद वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के यहाँ अभी जितना चल रहा है, वो चन्नी जी जो मतलब वो बिल्कुल हर जगह घमासान मचा हुआ है। अभी क्या स्थिति पंजाब की आपके हिसाब से, एज वी डिस्कस टुडे? देखिए आनंद भाई, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 2021 दिसंबर की शायद ये बात है, 2021 दिसंबर में मेरे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। जब मैं बड़े चैनलों में हुआ करता था, आज तक वगैरह में, तो उस वक्त चंडीगढ़ में जब था मैं, तब उनसे संबंध बने थे। तो मेरी बात हुई थी 21 दिसंबर में, 2021 के दिसंबर में। तो उनसे मैंने इलेक्शन के बारे में पूछा था। वो जा रहे थे इधर, उनकी चायल में प्रॉपर्टी है हिमाचल में, क्योंकि राजा रहे हैं इस इलाके के, तो ऑन द वे कहीं मेरे को मिल गए थे। तब उन्होंने कहा था कि चौहान साहब लिख के ले लो 71 सीट्स। अब उन्होंने 21 दिसंबर में कहा था कि 71 सीट्स लिख के ले लो, वो जबकि मुख्यमंत्री थे, रिपीट हो रही थी। 6 महीने में, 6 महीने में नहीं, सॉरी, एक उसी 6-8 दिन से 15 दिन में ऐसी गेम बदली, ऐसी गेम बदली, कि थाली में सजा के पूरी सरकार आम आदमी पार्टी को थमा दी। सिर्फ एक आदमी, नवजोत सिंह सिद्धू ने सारी काम खराब किया था, पूरी पार्टी को उन्होंने डुबो दिया था। अगर आज की स्थिति देखें तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वही काम कांग्रेस दोबारा कर रही है, वही चीज कर रही है, कि आज लोगों की पहली चॉइस कांग्रेस है पंजाब में। क्योंकि आम आदमी पार्टी का शासन उन्होंने देख लिया कि जितने इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब जो है वो सिर्फ वो अ, अरविंद केजरीवाल जी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करा रहे हैं, एक शाम शिव के नाम ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवा रहे हैं, और भगवंत मान जो महिलाओं को कैश और ये वो इन स्कीम के जरिए जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं उसके जरिए जीतना चाहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस में चल रहा है, उसको लेके लोग वापस आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, वो बीजेपी या अकाली की तरफ नहीं जाएंगे, ये भी बात तय है, क्योंकि उनसे तो बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन जो छिटक रहा था, जो कांग्रेस का वोटर 2022 में छिटक गया था, वो वापस आने की सोच रहा था, चाहे उसमें दलित हो, माइनॉरिटीज हो, जट सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो। पंजाब में कांग्रेस एक अकेली पार्टी है, अकेली पार्टी है जिसको हर वर्ग का वोट मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस का ये वोट बैंक है, नहीं, कांग्रेस को जट का भी वोट मिलता है, कांग्रेस को हिंदुओं का भी वोट मिलता है, दलित का भी मिलता है, मुस्लिम्स का भी मिलता है, क्रिश्चियंस का भी मिलता है, सबका वोट मिलता है कांग्रेस को। अकालियों का जैसे पैठ है कि रूरल जो हार्डकोर अकालीज हैं या हार्डकोर जो सिख पंथ को मानने वाले हैं, वो उसका वोटर है। बीजेपी शहरी है। आम आदमी पार्टी तो बीच में खैर लॉटरी लग गई थी, उसका कोई अभी ऐसा अपना कोई है ही नहीं बेस बना। लेकिन कांग्रेस को अक्रॉस द पूरा उसमें मिलता था वोट। इस बार जो हो रहा है उसको लोग कह रहे हैं कि ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, पर लेकिन मैं इससे डिफर करता हूं, मैं इससे अलग हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी कांग्रेस में हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है।
वक्त रहते छन्नी हो रही है। अभी चुनाव के लिए 5 महीने के आसपास वक्त है। चन्नी जी, रंधावा जी जो कर रहे हैं इस वक्त, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी ढूंढ ढूंढ के पैर मार रहे हैं उस पे। यही काम अगर उन्होंने दिसंबर के आसपास किया होता, नवंबर के आसपास किया होता, तब कांग्रेस को बहुत नुकसान हो जाता। लेकिन इस वक्त जैसे जैसे डे बाय डे चन्नी जी का और उनके गुट जो, या रंधावा उनके पीछे से जो चला रहे हैं, वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। लोग उनको जो है ना, वो कह रहे हैं कि ये तो अपने आप को खुद ये साबित करने पे तुल गए हैं कि हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा और किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। अब एक्सपोज हो रहे हैं तो राजा वड़िंग इसमें बड़ा चेहरा बन रहे हैं। वो राजा वड़िंग जो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, चन्नी मेरे सर्वे सर्वा है, मेरे जो है शिरोमणि है, ये है वो अब अचानक से राजा वड़िंग चेहरा बड़ा हो रहा, उनके साथ एक सिंपथी जा रही है कि यार इस लड़के के खिलाफ सब एकजुट हो गए हैं, सारे एक साथ हो गए हैं, क्या वजह है, क्यों इसे ही चाहते हैं, जबकि खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, चन्नी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बावजूद इसको क्यों हटाना चाहते हैं? जब ये क्यों वाला दिमाग में आ जाता है ना लोगों के, तब सिंपथी जरूर क्रिएट होती है। और अब राजा वड़िंग भी, फिर पॉलिटिशियन तो है ही, अब वो भी इमोशनल कार्ड खेलने लगे हैं कि जब कोई नहीं पूछ रहा था कांग्रेस को, तब मेरे सिर पे जिम्मेदारी दी, मैंने फिर भी उस 8 7 जिताए, 7 एमपीज जिताए, पार्टी खड़ा किया, खुद सब कुछ किया, मेरी माँ 6 साल की उम्र में मर गई थी, वो सारे जो हो सकता है वो सब चीजें खोल रहे हैं, उन्होंने सब कार्ड खोल रहे हैं। और भूपेश बघेल भी अब खुल के आ गए हैं कि भूपेश बघेल भी अब तो राजा वड़िंग के साथ खुल के आ गए, क्योंकि भूपेश बघेल के जो बड़े बड़े बैनर लगे थे ना वहां पर, वो जनरल डायर की तरह उनको दिखाया गया, वो हाईकमान को अच्छा नहीं गुजरा। और लग शुरू में ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी गलती कर रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान गलती कर रही है, जो चन्नी को किनारे करी, उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शक पहले से था, राहुल गांधी को पहले से शक था कि ये कुछ है गड़बड़ मामला, इसलिए उनको चन्नी पर से भरोसा उठ चुका था। और खास करके मेरे जो सूत्र है वो बताते हैं कि सबसे पहले चन्नी पर भरोसा राहुल गांधी का तब उठा जब चन्नी के घर की तस्वीरें वायरल हुई, जो बड़ा सा घर, उनका आलीशान घर दिखा, तब उन्हें शक हुआ कि ये जो चन्नी है, कुछ अमरिंदर गवर्नमेंट में जब मंत्री थे तब इतने बड़े वो तो नहीं थे, जमींदार या इतना बड़े दौलतमंद तो नहीं थे। अब एक तस्वीर से बीजेपी ने गेम उड़ाने की कोशिश की, तो चन्नी के खिलाफ तो केसेस भी चल रहे हैं। अगर और ज्यादा चन्नी को आगे कर दिया चेहरा, तो गेम सारी उल्टी पड़ जाएगी। लेकिन चन्नी को ये बात समझ में नहीं आ रही। चन्नी को लग रहा है कि अगर राजा वड़िंग अध्यक्ष रहे तो वो टिकटें ज्यादा उनकी बांटी जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनने का चांस कम हो जाएगा, जो कि ऐसा अभी कांग्रेस हाईकमान कह रही कि ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि होगा बाद में नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि चन्नी अगर चले गए तो कांग्रेस को दलित वोट का बड़ा नुकसान होगा, मैं सर आपके चैनल पे कैसा हूं, मैं रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं। चन्नी चले भी जाए ना, तो कांग्रेस को कोई दलित वोट का नुकसान नहीं होगा। आज आप चुनाव करा लीजिए, आप जितने वोट आज दलित कांग्रेस को पड़ेंगे, 6 महीने बाद भी उतने ही पड़ेंगे, क्योंकि चन्नी कोई बहुत बड़े मास लीडर नहीं है। राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह का नाम यूं ही नहीं लिया। सर, अमरिंदर सिंह पंजाब के आखिरी मास लीडर थे, प्रकाश सिंह बादल अब रहे नहीं दुनिया में। मास लीडर जिसको हम कह सकते हैं कि जो कहीं से भी चुनाव लड़े वो जीत जाए, अपनी कोई पर्टिकुलर एक ही विधानसभा सीट से नहीं, वो अमरिंदर सिंह ही थे। चन्नी वो नहीं है। चन्नी तो पिछली बार मुख्यमंत्री रहते 2 सीट से लड़े, उसके बावजूद दोनों जगह से हार गए, उसके बाद 8 महीने के लिए विदेश चले गए, पार्टी से बिल्कुल कट ऑफ हो गए, फिर वापस आए। उसके बाद फिर जो है वो, जो पिछली बार सिद्धू ने किया था कि लास्ट चुनाव के वक्त में लास्ट 1 साल में आके पूरी पार्टी में उथल पुथल मचा दी, इसी तरह चन्नी ने अब लास्ट 1 साल जो बचा है पार्टी में आए और उथल पुथल मचा दी इन्होंने पूरी तरह से। तो मैं ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छा वक्त पे बहुत अच्छी चीज हुई है। अब छन रही है कांग्रेस, जो छन के निकलेगी वो देखिए, पब्लिक मेमोरी हमारे में भी कोई बहुत बड़ी छाप तो नहीं है। अभी अगस्त है, फरवरी तक आते आते ये कांग्रेस की लड़ाई लड़ुई बहुत चीजें भूल जाएगी, क्योंकि चन्नी के पास अब ऑप्शन कुछ नहीं है। या तो वो मान जाए, 13 तारीख को सेशन खत्म हो रहा है दिल्ली में, उसके बाद राहुल गांधी ने पंजाब आना ही आना है। उससे पहले उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि या तो चन्नी जी को क्लियर कर दो कि भाई मैसेज, या तो सुधर जाओ, वरना फिर अगर आपको कुछ और ठिकाना देखना है देख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैसेज चन्नी को मिल चुका है। तो अब रंधावा जी समझ गए बात, रंधावा ने कह दिया कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा इस बार चुनाव लड़ेगा, मेरा तो आखिरी चुनाव था ये। तो ये अगले 15-20 दिन या 1 महीने में चीजें कांग्रेस के लिए थम जाएंगी।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली पंजाब में काम करे, तो सर नॉर्थ इंडिया में आपको, अगर हिमाचल की सरकार 8 महीने बाद चली भी जाए, पंजाब में सरकार आपकी बन जाएगी। और ये पंजाब में सरकार बनना कांग्रेस के लिए यूं भी एक संजीवनी है। जी उत्तर भारत में आपके 3 राज्य हैं जहां आपको पास बहुत अच्छा चांस है सरकार बनने का, एक पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में अगर रिटेन कर गए तो। आप सोचिए, 3 अगर आपकी नॉर्थ इंडिया में स्टेट्स गवर्नमेंट रहती है और 4 साउथ में, तो 29 की गेम बदल जाएगी। उससे पहले फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान तो है ही, छत्तीसगढ़। जी। जी जी। मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ ले रहा हूं क्योंकि एक जैसे जनजी का तो मैंने कर लिया, वो जो वहां होगा वो यहाँ। एक चीज और हुई है, एक बीजेपी सरकार से जो एवरेज सिख मेरे दोस्त हैं, उनको कहीं ये लगता है कि बीजेपी जैसे मुसलमानों को ब्रांड करती है ना कि ये देशद्रोही पाकिस्तानी इस तरह का, वो सिखों को भी कुछ उस तरह से एक कॉर्नर में ढकेलती है। आ, ये बहुत बहुत उस तरह से नहीं, लेकिन वो बहुत ही कनाडा या कहीं पे भी वो एक इस तरह से, क्या ये भी एक अंडरकरंट है इसलिए वो बीजेपी के साथ कभी जाने में उनको दिक्कत है? देखिए आनंद भाई, बीजेपी जो है ना, पंजाब में एक अलग ही गेम खेल रही है। पंजाब में ये जो डेरा कल्चर है ना, बाबा के डेरा कल्चर, ये बहुत बड़ी तादाद में, बहुत सारे ब्यास वाले हो गए, दूसरे छोटे छोटे बहुत है। इनके जो फॉलोवर है ना, ज्यादातर दलित कम्युनिटी है। और दलित कम्युनिटी में भी वो सिख, मजहबी सिख वगैरह, जो जट सिखों से परेशान होते हैं, जो मतलब जुल्म से होते हैं। बीजेपी इन लोगों को टारगेट कर रही है। अब आप इसलिए देखिएगा कि प्रधानमंत्री 2 बार वो ब्यास वाले बाबा जी के वहां चले गए हैं। बीजेपी के नेता डेरों का जो है वो आए दिन दौरा करते रहते हैं। गुरमीत राम रहीम को आए दिन पैरोल मिलती रहती है, बेल मिलती रहती है। उनके फॉलोवर को बीजेपी उस सेक्शन को टारगेट कर रही है। उस सेक्शन में जो है एक सीन बनाना चाहती है। और उससे साथ में ये लगता है कि शहरों में तो जो हिंदू, खास करके जो बनिया वोट है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो तो हमको मिल ही जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि अकाली के साथ जाने का ना जाने की दुविधा यहीं पर उसकी अटकी है कि अगर वो अकाली के साथ जाते हैं तो अकाली यानी जट सिख के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो कहीं जिसको आप इतनी देर से साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिन दलितों को, वो फिर ना आपसे दूर हो जाए, फिर आप पे कैसे विश्वास करेंगे। और दूसरा, अकालियों को ये डर है कि अगर हम बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो भाई हमारा कोर वोट है किसान, किसान वैसे ही हमसे नाराज हो जाएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी वो है कि ये जो एक ऐसा जो ग्रुप है या ऐसा एक वोट बैंक है जिसको पर्टिकुलरली एक कोई टारगेट नहीं किया है, स्पेशली उसको टारगेट किया जाए। बीजेपी जानती है कि गेम अभी वो नहीं जीत सकती। उसकी पहली प्रायोरिटी है कि अपने लिए एक ऐसा बेस बनाया जाए कि कम से कम 15 सीट किसी तरह से निकल जाए। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि चाहे आम आदमी पार्टी सरकार में आ जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार में नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस को किसी तरह से रोकना है। अब उसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। खुद दिल्ली से बैठ के, या जो जितने एमपीज हैं, तरुण चुग वगैरह, वो डेरों वाला टारगेट कर रहे हैं। और इधर एक जट सिख हिंदू हटा के, हिंदुओं की पार्टी, हिंदू वोटर पंजाब में, फिर भी हिंदू अध्यक्ष हटा के एक जट सिख को बिठा दिया। और उस जट सिख ने सोचा तो बहुत कुछ था बीजेपी ने, लेकिन उसने उथल पुथल मचा दिया बीजेपी में। अलग बात है कि अभी 100-150 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उसने पुराने सारे लोग जो 40-40 साल से कुर्सियां टाट बिछाते थे, उनको साइड करके अपने लोग जो है भरने शुरू कर दिए। उसको लेके बीजेपी में अलग बवाल मचा हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन अंडर करंट ये है कि बीजेपी जिस सेक्शन को टारगेट कर रही है, वो कांग्रेस को तो नहीं समझ में आया, अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया। अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए वो जो हिंदुओं को लेकर प्रोग्राम शुरू किए वहां पर, एक शाम शिव के नाम, और यात्राओं पे ले जाना, तीर्थ यात्रा पे यहां से वहां ले जाना, वो सारी चीजें उसी को देखते हैं कि वो जान रहे हैं कि वो ऐसा वोट है जो हम भी उसमें से कुछ छीन सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। ये फिलहाल कांग्रेस की पंजाब की स्थिति है सर। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मुझे लगा एक बार आपसे इस पे करें।